हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूले से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को लूँगा। इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को मैंने इससे पिछले वीडियो नंबर 5 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑलरेडी कुछ सवाल मैंने बनाए हैं। आज उसी का और कंटिन्यूएशन है ये, और भी सवाल मैं सॉल्व करूँगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बनाया था, तो मैं उसको दोबारा आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। आप इसको देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपलेस्ट हो सकता है मैं उस फॉर्म में रखूँ। और कभी-कभी जानबूझ के एक्सपैंड भी करूँगा कि जिनको और अच्छे से समझने का मौका चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि इसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में समझूँ, तो वो उनको भी ये मौका मिल सके और वो समझ सकें। तो चलिए मैं इस सवाल को बनाता हूँ। बोलेगा फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट। देखिएगा, हमेशा सेगमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। सेगमेंट इसलिए किया जाता है कि 2 पॉइंट को जोड़ के जब आप कुछ बनाते हैं ना, तो वो लाइन नहीं रहता, सेगमेंट होता है। जॉइनिंग द पॉइंट 5 कॉमा -6 एंड -1 कॉमा 4। तो मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि एक वाई एक्सिस है हमारे पास, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। मान लेते हैं ये हमारे पास -1 कॉमा -4 है, -4, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट यहाँ जा कर के आगे कहीं पे 5 कॉमा -6 है, इससे मिलता है। तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं। तो बोला ए बी जो एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाई एक्सिस काट रहा है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे कि वाई एक्सिस काट रहा है यहाँ पे। आप बताइए कि वाई एक्सिस जहाँ पे काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और किस रेशियो में ये बटा हुआ है, ये आपको बताना है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस रेशियो में ये बटा हुआ है, तो उसके लिए आपको ना रेशियो अज्यूम करना पड़ेगा। अभी तक जो पुरानी वीडियोस है मेरी, उसमें मैंने बोला है कि अगर रेशियो दे दिया है तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, और अगर कोऑर्डिनेट दे दिया है तो रेशियो फाइंड करना होगा। ये सच है, ये मोस्ट ऑफ द सवालों में यही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो इससे थोड़े से हटके होंगे, ये उन्हीं में से एक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ना ही आपको रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में काट रहा है, और ना ही ये दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट क्या है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो एक चीज दे दी गई है, और वो है कोऑर्डिनेट। कैसे दिया गया है ये देखिए आप। वाई एक्सिस अगर किसी भी चीज को काटेगा, किसी भी चीज को, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वाई का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिख देता हूँ, सी 0 कॉमा बी के फॉर्म में। कोई भी लाइन जब वाई एक्सिस को काटता है, या कोई भी चीज जो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वो 0 कॉमा समथिंग के फॉर्म में। और वो समथिंग या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। मतलब अगर वो नीचे की तरफ हुआ -2 -3 -4, तो खुद ही बी आपका वो वैल्यूज आ जाएगा, -2 -3 -4। और अगर ऊपर हुआ तो खुद ही वो पॉजिटिव आएगा, वो आपको ज़्यादा नहीं उस बारे में सोच। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट सी है, देखिए उसमें दे दिया ना ये 0 कॉमा बी, तो एटलीस्ट एक चीज़ फिर से दे दिया आपको। आपको रेशियो जानना है। तो कभी भी अगर आपसे रेशियो पूछता है, तो आप रेशियो k:1 एज्यूम करके बनाएं, आसान होगा। उन बच्चों के लिए मैं जवाब दे देता हूँ जिनके मन में आएगा कि ये आप k:1 क्यों ले रहे हैं, m:n लेने में क्या दिक्कत है। मेरा जवाब होगा आप बिल्कुल ले सकते हैं m:n। मैं इसी सवाल को एक बार और बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं m:n के टर्म्स में लेकर के आपको सवाल सॉल्व करके, लेकिन फिलहाल मैं k:1 से सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप k:1 लेंगे तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि AC और CB का क्या रेशियो है। मतलब आपको AC:CB का रेशियो मिल जाएगा। और अगर AC:CB का रेशियो मिल गया तो आपका बहुत हद तक काम हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको रेशियो मिल गया है तो कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले AC:CB निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको बताया है कि इसके लिए ये कोऑर्डिनेट होता है और इसके लिए ये कोऑर्डिनेट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है ना। तो हम लिखेंगे mx2 मतलब k इंटू x2, x2 मतलब ये 5, प्लस nx1 तो 1 इंटू x1 इज -1, डिवाइडेड बाई k+1, कॉमा my2, m का मतलब k, y2 मतलब -6, k इंटू -6, प्लस ny1 मतलब 1 इंटू -4, दैट इज -4 है ना। 1 इंटू -4 -4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई k+1। ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। ये किसका कोऑर्डिनेट निकला है? ये कोऑर्डिनेट हमारा सी पॉइंट का निकला है ना, सी का निकला।
ठीक है। सी का क्यों निकला? क्योंकि हमने जो ये के टुकड़ा लिया है, हमने यही तो माना ना कि ए सी इज टू सी बी। तो दरअसल में सी पे हम तोड़ रहे हैं ना, इस पूरे डंडे को हम कहाँ तोड़ रहे हैं? सी पे तोड़ रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेट निकला, जो रेशियो माना आपने, ए सी इज टू सी बी माना है, इसलिए जो कोऑर्डिनेट निकला वो जहां तोड़ा है आपने वहीं का कोऑर्डिनेट। तो सी पे क्योंकि आपने तोड़ा है लाइन को, इसलिए सी का कोऑर्डिनेट निकला, तो सी का निकल गया। लेकिन सी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0, बी के फॉर्म में दे रखा है, तो सी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है हमारे पास 0, बी के फॉर्म में। तो एक ही पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं? मैंने निकाला कुछ और, बुक ने जो दिया कुछ और, आपने निकाला कुछ और, ये कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आप कॉमन सेंस लगाइए। ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है, मैं उसको किसी और कोऑर्डिनेट के नाम से बोलूं, आप उसको किसी और कोऑर्डिनेट के नाम से बोले, तो संभव ही नहीं है, असंभव है ये तभी संभव हो सकता है जब हम तीनों अलग अलग जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हो, या हम तीनों कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। और गलती यही हो रही है कि हम तीनों ओरिजिन पे खड़े नहीं हैं। अगर मान लीजिए सब के सब, मैं, आप और कोई और तीसरा आदमी, किताब जो लिखने वाले हैं वो, तीन के तीनों ओरिजिन पे खड़े हो जाएं और 3 कदम एक्स एक्सिस पे चलें और 2 कदम ऊपर जाएं वाई एक्सिस पे, तो जहां पहुंचेंगे उस कोऑर्डिनेट का नाम होगा 3,2। तो उसको मैं 3,2 बोलूंगा, आप 2,3 कैसे बोल सकते हैं? या जिसने बुक लिखा है वो 5,7 कैसे बोल सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। तो 3,2 को 3,2 ही बोला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उस 3,2 को मैं कुछ और बोलता हूँ, आप कुछ और बोलते हैं और कोई और कुछ और बोलता है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ चल रही है। तो फिलहाल यहाँ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जो मैंने निकाला है वो मेरा मानना है कि पूरी तरह से ठीक है। बुक ने तो दे ही रखा है, तो बुक की बात कहूँ तो हम मतलब हम तो ज़बरदस्ती की गलती नहीं मान सकते। तो ये, इसका मतलब ये हो जाता है कि दरअसल में ये वाला पॉइंट, तो फिर एक तीसरे कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है दरअसल में एक ही है। एक ही है, एक ही का मतलब ये हो जाता है कि 5k-1 अपॉन k+1 दरअसल में है जीरो, है जीरो, वो दिख रहा है वैसा। और -6k-4 डिवाइडेड बाई k+1 है b। अब समस्या ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इससे हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि k और b की वैल्यू एक ही इक्वेशन से नहीं मिल सकती। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, और एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें कभी नहीं मिल सकती, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन है ये b, अब b कैसे निकलेगा वो देखते हैं। लेकिन इसमें हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखिए, 5k-1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप जानते हैं k इक्वल्स टू 1/5 आ जाएगा ना, -1 इधर चला गया, +1 1/5। तो k की वैल्यू हमें मिल गई 1/5। रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर k मिल जाता है तो रेशियो कैसे निकालते हैं? तो हम लिखते हैं, रेशियो हमारा था k:1, लेट द रेशियो बी k:1, k:1। हमेशा लेफ्ट टू राइट रेशियो लिखते हैं। तो k हमारे पास कितना था? 1/5:1। तो रेशियो 1/5:1, तो ऐसा नहीं लिखते, लिखते हैं 1:5 को क्रॉस मल्टीप्लाई सॉर्ट ऑफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1:5। ये हमारा रेशियो हो गया, मतलब k:1 हमारा ये रेशियो। कहने का मतलब ये वाला 1 है और ये वाला 5। 1 में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 हो, और मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 1 × 2 = 2, और 5 में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 2:10, 3:15 एंड सो ऑन। मतलब ये जितना है उसका 5 गुना ये वाला है, सी बी है। सिंपल है, ए सी जितना है उसका 5 टाइम्स सी बी है, ये इसका मतलब है। तो आपको के का वैल्यू मिल गया ना, रेशियो मिल गया 1:5। अब आपको रेशियो मिल गई है 1:5, तो मैं रेशियो यहाँ पे k:1 की जगह 1:5 लिख देता हूँ, ठीक है, 1:5। मैं दोबारा इसको बना लेता हूँ, दोबारा मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास हो गया b, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है, कितना है, -1, -4 एंड 5, -6, -1, -4 एंड 5, -6, और रेशियो हमारे पास 1:5 है। ये अब क्लियर है, रेशियो मिल गया। अब हमें सी का कोऑर्डिनेट बड़े आराम से मिल जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट 0, b था। देखते हैं कि क्या मिलता है। देखिए,
अब वैसे तो k की वैल्यू आपको मिल गई है, आप डाल देंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखाता हूँ। c देखिए क्या आएगा, 1 इंटू दिस पूरा, तो 1 इंटू 5 इज 5 प्लस 5 इंटू -1 इज -5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 इज 6, कॉमा 1 into -6 is -6 plus 5 into -4 is -20 divided by 5 plus 1 is। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 5 कितना होता है, 0, 0 बाई 6 कितना हो गया, एंड -6 -20 कितना होता है, -26, -26 बाई 6 कितना होगा, -30/3। ये आपका सी का कोऑर्डिनेट आ गया। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब अगर आप, ये तो मैंने स्ट्रेट अवे सी निकाल दिया, अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको रेशियो मिल गया और सी का कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर आप चाहते तो इतना लंबा नहीं करके जो सी की वैल्यू आई है, जो के की वैल्यू आई थी 1:5, वो आप यहाँ पे रख देते, वो आप यहाँ रख देते। के की वैल्यू कितनी आई थी, 1/5 आई थी ना, आप यहाँ रख दीजिए, ये में पूरा आप रख देंगे, आपको पूरा वैल्यू मिल जाएगा। तो रख के देख ले, जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, के की जगह 1/5 इंटू 5 -1 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1, कॉमा के की जगह 1/5 -6 प्लस -4 अपॉन 1/5 प्लस 1। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग कितना होता है, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग कितना होता है, 0, ऑन -6/5 -4 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, ये देखिए 5 इंटू -4 -20 -6 -26/5 और ये 6, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आप देख रहे हैं सेमी वैल्यू आ गया। सो दिस इज 0, -13/, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया सी का। और यही हम लोगों ने जब के की वैल्यू ना डाली, डायरेक्टली निकाला सिर्फ रेशियो निकालने के बाद, तो सेमी वैल्यू आया। तो आप कैसे भी के की वैल्यू आप प्लग करके आराम से रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा था कि कैसे, अगर आपके पास रेशियो नहीं गिवन है तो आप रेशियो को क्या एज्यूम करेंगे, उसके आधार पे था, उसके बेस पे ये क्वेश्चन बनाया था। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो रेशियो को k:1 ना लेकर के m:n लेकर के भी बना सकता हूं, और बना के दिखाऊंगा भी मैं आप। लेकिन पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ये 4 पॉइंट्स हमें दे दिया गया है, बोला गया आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए ये 4 पॉइंट्स हमारे वर्टाइसेस, ये 4 वर्टाइसेस जो हैं हमारे पास पैरेललोग्राम के दे दिए गए हैं, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब रैंडमली नहीं है, ए बी सी और डी है। तो एक ये पहला वाला जो है ए को दिखा रहा है, विच इज 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी p,3। ये 4 कोऑर्डिनेट्स ले लिए गए हैं। आपको बोला गया है आपको p की वैल्यू बतानी है, जबकि हम ये जानते हैं 4 के चारों कोऑर्डिनेट्स जो हैं पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस को दिखाते हैं। पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस को ये चारों कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है, आपको p की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे वो देखिए। आपके पास एक तरीका है, वो ये है कि आप BC को AD के इक्वल रख दें, क्योंकि p की वैल्यू है ना। आप पहले निकालें BC इक्वल्स टू AD। ऐसा करेंगे तो BC की एक वैल्यू निकलेगी, आप जानते हैं डिस्टेंस निकल जाएगा हमारे पास BC का। मैं निकाल के अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ। तो लेकिन याद रखिएगा ये जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कौन सा दिखाऊं, जिससे जो आपको करना है, पहले वो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो आपको BC इक्वल्स टू AD आप नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके ना एक डायगोनल बना लेंगे और इसका एक डायगोनल बना लेंगे। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं
दे बाइसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये वाला अगर 10 मीटर का है तो ये 5 मीटर होगा, ये वाला भी 5 मीटर का होगा। ये अगर 6 मीटर का है तो ये 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा। तो डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, एक तो अनइक्वल होते हैं, दूसरा बाइसेक्ट भी करता है। तो मतलब इस वाले का जो मिड पॉइंट होगा, इस वाले लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, जो एक डायगोनल का मिड पॉइंट है, ये वाला, ये मिड पॉइंट अगर BD का है तो यही वाला CA का भी मिड पॉइंट होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है, पैरेललोग्राम में ये होता है। जो BD का मिड पॉइंट है वही AC का भी मिड पॉइंट होगा, ये याद रखिएगा। तो क्योंकि मेरे पास B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है, हालांकि P के टर्म्स में है, इन दोनों का हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं BD का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग रेशियो क्या लेते हैं? 1:1। अभी पीछे के कुछ सवालों में आप देखेंगे कि मैंने मिड पॉइंट निकाल के दिखाया है। मिड पॉइंट का मतलब अगर ये 3 है, दूसरा वाला भी 3 है, तो अगर मान लेते हैं ये जैसे 5:5 है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 5:5 है, तो काट के कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा ना? या 5/5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो इसी को मिड पॉइंट कहते हैं। 1:1 के रेशियो में कोई भी चीज़ होगा तो वो मिड, मतलब जो फिर जो पॉइंट जो उसको 1:1 के रेशियो में काट रहा है, वो पॉइंट मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, m यहाँ पे 1 हो गया, x2 तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट है, तो 1 इंटू पी प्लस n विच इज ये वाला पॉइंट, इसके लिए ये वाला x1 हो गया, तो 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई m प्लस n विच इज 1 प्लस 1 इज 2, कॉमा फिर से ये वाला 1 y2, तो 1 इंटू 3 इज 3 प्लस ये वाला 1 और ये वाला 2, तो 1 इंटू 2 इज 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ PD। इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग C। ठीक, ओके। अब हम लोग फिर से निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AC का भी मिड पॉइंट C ही होगा। मैंने भी आपको बताया कि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होता है पैरेललोग्राम में। दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होता है। तो C भी उसी पॉइंट को दिखाएगा। जो BD के ऊपर जो पॉइंट है वही AC के ऊपर भी पॉइंट होगा C, दोनों सेम है। तो C कैसे निकालेंगे? देखिए, अब इसका भी रेशियो 1:1 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। इस वाले 1 के लिए इधर 6 होगा, तो 1 इंटू 6 विच इज 6 प्लस इस वाले 1 के लिए इधर वाला 9, तो 1 इंटू 9 इज 9 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2। फिर से ये वाला 1 के लिए यहाँ पे 1, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस इस वाले 1 के लिए यहाँ पे 4, तो 1 इंटू 4 इज 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 विच इज 2। तो इसका जो वैल्यू होगा C, 9 प्लस 6 15/2 एंड 4 प्लस 1 5/2। और देखिए ये वाला भी तो C ही है ना, ये भी तो C है, तो ये C उससे अलग कैसे हो सकता है? 8 प्लस P बाई 2 कॉमा 3 प्लस 2 5/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दो के दोनों C है और दोनों ही एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मैं उसको कह रहा हूँ कि ये वाला C है और आप कह रहे हैं वो वाला C, और दोनों अगर सही है तो फिर तो दोनों सेम ही होगा, दिखने में अलग हो सकता है, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो मतलब 8 प्लस P बाई 2 कॉमा 5/2, ये वाला जो पॉइंट है इक्वल होगा 15/2 कॉमा 5/2। तो यहाँ पे एक बात बता देना मेरे लिए ज़रूरी है कि अगर x कॉमा वाई इक्वल्स a कॉमा बी होता है, तो इस अगर ये है इक्वल, तो x जो है वो a के बराबर होगा, x विल बी इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल्स टू a एंड y विल बी इक्वल्स, और y जो है वो b के बराबर। तो उसी तरह से क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, तो 5/2 तो 5/2 के बराबर दिख ही रहा है वो। अब बचता है 8 प्लस पी बाई 2 इक्वल्स टू 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 प्लस पी इक्वल्स टू 15, पी की वैल्यू 15 माइनस 8 इज, ये आपके पास। इस तरह से हम लोग पी की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये आपका पी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर आप इसकी जगह
इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं तो आपको बहुत लंबा होता है। अगर आप ये निकालते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए डी, तो आप देखिए बी सी इक्वल्स टू ए डी करेंगे तो उसमें एक इक्वेशन बनेगा और उसमें पी होगा। फिर तो एक इक्वेशन है और पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी की वैल्यू आएगी, थोड़ा लंबा होगा, काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मैंने उसको अवॉइड किया। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप शौक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बनेगा ज़रूर। मैं इसी सवाल को लंबे वाले मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देखें कि कैसे ये सवाल बनेगा। मैं लिखता हूँ बी सी इक्वल्स टू ए डी, यहाँ पे लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। बी सी इक्वल्स ए डी। मुझे उम्मीद है ये आप समझ रहे हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। इसी सवाल को दूसरे मेथड से करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अक्सर बच्चा यही सोचेगा। मैंने जो सोचा है वो बहुत कम बच्चे इस बारे में सोचेंगे। अक्सर बच्चे यही सोचेंगे भाई दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम वो कर लेंगे। बहुतों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने बी सी और ए डी को क्यों किया, आपने ए बी और सी डी को किया होता तो भी आ जाएगा, क्योंकि पी तो दोनों इसमें भी आ रहा है। आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बी सी और बी सी इक्वल्स टू ए डी लेता हूँ। तो बी सी के कौन कौन से पॉइंट है, 9 4 और 8 2, पहले लिख लेता हूँ। बी 8 2 है और सी 9 4 है। बी हमारे पास 8 2 है और सी 9 4 है। ये बस लिख लिया है मैंने। ये सी है, ये बी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बी सी का। तो बी सी का डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर वाई टू माइनस वाई वन। तो 4 माइनस टू या 2 माइनस 4, आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ए डी निकाल लेते हैं। ए डी के लिए कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम लोग, 6 1 और पी 3, 6 1 एंड पी कॉमा 3। ये डी है। तो मैं ए डी की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। ए डी की वैल्यू आएगी रूट ओवर, देखिए 3 माइनस वन, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये इसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा और 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 8 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस पी माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 4 + 1 5, इधर आ जाएगा तो 1 इक्वल्स टू पी माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। अगर आप चाहेंगे तो ओपन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर लें। तो रूट ओवर 1 इक्वल्स टू पी माइनस 6। मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी कोऑर्डिनेट में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। पुराने वीडियोस में जाएं, आपको दिख जाएगा। तो रूट ओवर 1 की वैल्यू 2 हो सकती है, एक बार +1 एक बार -1, पी माइनस 6। अब यहाँ पे पी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए एक बार +1 लेंगे तो 1 इक्वल्स टू पी माइनस 6। हालांकि -1 आप मत लीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए यहाँ पे। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 + 1 इज 7। देखिए आपके पास p इज इक्वल्स टू 7 आया है, चेक कर सकते हैं। देखिए p आया ना 7, सेम ही वैल्यू आया है। ओके, अगर आप यहाँ पे -1 लेंगे तो -1 + 6 इज 5, p इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। लेकिन अब वो 5 क्यों नहीं लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कभी और दूंगा, फिलहाल तो नहीं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो आप प्लस माइनस को इग्नोर कर दें, आप सिंपली 1 को ही लेकर के चलें। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप 1 लीजिए, ठीक रहेगा। तो p इक्वल्स टू 7 आ गया। मुझे विश्वास है कि इस सवाल को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये आपने देखा है और दोनों मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया और आपको समझ में भी आ गया। चलिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। ये ओके, देखिए ये पिक्चर के अकॉर्डिंगली काफ़ी बड़ा सवाल है बट बहुत इजी है ये। देखिए इसमें लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये जो ग्राउंड है ABCD ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है, ठीक है। अब इसमें एक स्पोर्ट्स डे कंडक्ट किया जा रहा है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब इन दोनों के बीच में A और 1 के, इसमें 1 मीटर का गैप है, इसमें भी 1 मीटर का गैप है, इसमें भी 1 मीटर का गैप है, सब में 1 1 मीटर का गैप है, ठीक है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along other along AD। मतलब ये वाला जो AD है, इस वाले लाइन पे
हर 1 मीटर पे एक-एक फ्लावर पॉट रखा गया। आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, ये वाई एक्सिस है और हर एक-एक यूनिट पे एक-एक पॉट जो है फ्लावर पॉट रखा गया और एक्स एक्सिस पे भी एक-एक यूनिट पे ही है। तो चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे यूनिट हमारा सेम है, बॉक्सेस हमारे एक-एक यूनिट पे ही चुने गए हैं। एक बात समझ में आ गया, ठीक है। नाउ इन फिगर 7.12 Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line. Second line मतलब ये निहारिका 1/4 ऑफ एडी चलती है। अच्छा, एडी पे कितने रखे हुए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। तो 100 फ्लावर पॉट्स एडी के ऊपर रखे हुए हैं, उसका 100 का 1/4 कितना होगा? 25। तो इसका मतलब निहारिका सेकेंड वाले लेन में, तो सेकेंड वाला लेन का मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट और वाई पे कितना जा रही है? 1/4 ऑफ द पूरा एडी चलती है। तो 1/4 ऑफ द एडी मतलब एडी अगर 100 है तो 1/4 ऑफ द एडी कितना हो जाएगा? 25। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा? एक्स पे 2 और वाई का 25। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया जहां पे निहारिका है। आगे है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन 8th लाइन। प्रीत नाम की कोई दूसरी बच्ची है, ये 8वें लाइन में है, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट है? 8 यूनिट। और बोला गया है कि ये 1/5 चलती है या दौड़ती है, जो कह लीजिए आप। तो अगर ये पूरा 100 मीटर का है तो 100 का 1/5 कैसे निकालेंगे आप? 100 डिवाइडेड बाय 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 कटेंगे तो कितना आएगा? 20। तो इसका मतलब ये बच्ची यहाँ पे x पे कितना यूनिट है? 8 यूनिट, y पे कितना है? 20। तो 8,20 चल, तो दोनों दो कोऑर्डिनेट चलिए आपको मिल गया। अब आगे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। मुझे विश्वास है कि आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ओके, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब बोला गया है कि रश्मि एक कोई तीसरी बच्ची है जो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच फ्लैग को कहीं पोस्ट करना चाहती है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे पोस्ट करना चाहती है, मतलब यहाँ पे फ्लैग लगाना चाहती है। तो आपको बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एग्जैक्टली हाफ पे वो पोस्ट करना चाहती है। तो हाफ का मतलब क्या हुआ? रेशियो क्या होगा? 1:1, है ना। तो हमें देखिए रेशियो दे दिया गया ना, अब कोऑर्डिनेट ही तो निकालना है, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एक बच्ची का नाम था निहारिका, इसका नाम एन रख देते हैं और इसका नाम प्रीत है, पी रख देते हैं, ठीक है। तो एन पी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस एन पी इक्वल्स टू रूट ओवर x2 minus x1 whole square, y2 minus y1, तो 20 minus 25, 20 minus 25 का होल स्क्वायर प्लस 8 minus 2 का होल स्क्वायर, 8 minus 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 20 minus 25 minus 5 का होल स्क्वायर इज 25 प्लस 8 minus 2 कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 25 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 30-20-50, दैट इज 61। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 61। तो निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस है √61 यूनिट। ओके, अब बोला गया है कि रश्मि इन दोनों के बीच में कहीं पे फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है। तो रश्मि अगर इन दोनों के बीच में कहीं पे फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है तो कैसे करेगी? रेशियो क्या होगा? 1:1 का रेशियो, ठीक है। तो 1:1 के रेशियो में मैं इसी पे कर देता हूँ, आप देखिए इसी के ऊपर। तो 1:1 का रेशियो होगा, तो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये रहा। तो इसका नाम रख देते हैं आर, आर रश्मि। तो 1, ये जो आपका 1 है इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला। और इस वाले 1 के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू वाई, मतलब आप कोई भी ले लीजिए, 1 इंटू, पहले तो एक्स आएगा ना, 1 इंटू 8 इज 8 प्लस ये वाला 1 इंटू 2 इज 2, है ना, m1x2। तो इस वाले 1 के लिए x2 8 है और इस वाले 1 के लिए राइट वाला x1 हमारे पास 2 है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2 और 1 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 20 प्लस 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 विच इज 25 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 10/2 इज 5 एंड 45/2 हमारे पास
ये हमारा रश्मि का पॉइंट होगा, जो कि दरअसल में निहारिका और प्रीत दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगा, बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, आधा इधर रहेगा। तो ये रश्मि का कोऑर्डिनेट निकल गया, जहाँ पे वो फ्लैग को पोस्ट करेगी, गाड़ेगी, तो वो आधा-आधा में बँट जाएगा। कौन आधा-आधा में बँट जाएगा? निहारिका उससे जितनी दूरी पे होगी, उतनी ही दूरी पे प्रीत भी होगी। ये इसका मतलब हो गया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इसी से जुड़े हुए और सवाल बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो वॉच करें और शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय एंड थैंक यू।